ओके, हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? हैविंग अ गुड डे? अच्छा दिन जा रहा है? ओके, तो आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बहुत बहुत वेलकम आप लोग का इस क्लास में, एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ एंड पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, रेडी? शुरू करें। ओके, हमारा जो चैप्टर है आज का वो है कि शेयर होल्डर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन दोनों के बीच। पहले हमने स्टेक होल्डर्स पढ़ लिया, अब हम आते हैं शेयर होल्डर्स पे। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टेक होल्डर्स का था। शेयर होल्डर्स वाले चैप्टर्स में हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स नए हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम उठाएंगे अपने अभी तक के कोर्स में, तो ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरू करा जाए। ओके, सो बिग स्माइल एंड वी स्टार्ट द क्लास। ओके, पहले हम लोग जो पढ़ते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं। ठीक है, देखो बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को उनके राइट्स पता हो। कभी कभार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं होता कि वो इस टॉपिक पे कुछ बोल भी सकते हैं या उनके पास कुछ राइट्स है जिनको एक्सरसाइज कर सके। इस कारण वो लोग चुप बैठे होते हैं या फिर वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कंपनी के अफेयर्स में। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को भी अवेयरनेस हो कि उनके आखिर राइट्स क्या क्या है, उनको वो लोग कैसे यूज कर सकते हैं राइट्स को, और कैसे वो लोग जो है एक कंपनी को अकाउंटेबल बना सकते हैं शेयर होल्डर्स के प्रति भी। ठीक है, शुरू करें। ओके, तो पहले आता है कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर होल्डर्स के क्या राइट है। कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वो बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इस राइट में का मतलब क्या है? पहली चीज कि हमारा राइट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी को देने ही देने हैं। ये मतलब आप मांगो या ना मांगो, कंपनी आपको देगी ही देगी, ये उनकी बात होगी। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कंपनी के पास कि हम शेयर होल्डर्स को ही नहीं देंगे या वो मांगेगा तो देगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो शेयर होल्डर्स के राइट्स है, उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वो कौन से हैं डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अब्रिज्ड बैलेंस शीट एंड पीएनएल इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड बैलेंस शीट एंड पीएनएल इन अदर केस। लिस्टेड कंपनी के केस में अब्रिज्ड मतलब एक शॉर्टर फॉर्म मेन हेडिंग्स के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बैलेंस शीट होती है लिस्टेड कंपनी की। तो एक लिस्टेड कंपनी के केस में अब्रिज्ड बैलेंस शीट और पीएनएल, और इन एनी अदर केस फुल बैलेंस शीट और पीएनएल, ये मिलना ही मिलना है शेयर होल्डर को। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट हुआ है, उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये शेयर होल्डर को देना ही देना है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तीसरा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जनरल मीटिंग्स का नोटिस शेयर होल्डर को मिलेगा ही मिलेगा, वो अटेंड करे या ना करे, इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन राइट्स थे जो शेयर होल्डर को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तीन डॉक्यूमेंट्स थे जो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं राइट टू इंस्पेक्ट। राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ फीस। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी शेयर होल्डर को देगी अगर वो फीस दे या फिर वो मांगे कंपनी से। ठीक है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी ऐसे जनरली सर्कुलेट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को। अगर शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है एक्चुअली जानने में तो कंपनी से मांग सकते हैं। अगर उसकी कोई प्रिस्क्राइब फीस है तो वो फीस पे करके वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वरना अगर कोई फीस नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कंपनी से आपको इजीली मिल जाएंगे। आपका राइट है उन डॉक्यूमेंट्स का,
बस खाली पॉइंट ये है कि जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक कंपनी देगी नहीं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हुए? डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो डिबेंचर होल्डर्स के साथ डीड बनाई जाती है वो, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो आरओसी के पास रजिस्टर ऑफ चार्जेस जाता है वो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एंड इंडेक्स मेंबर्स एनुअल रिटर्न्स, जो हमारे पास जो हमारा रजिस्टर बना होता है सारे मेंबर्स की लिस्ट के साथ, डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट के साथ, वो हमारे एनुअल रिटर्न्स वो, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कंपनी के हैं लोगों के साथ, पार्टीज के साथ वो, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग, किस किस डायरेक्टर का कितना कितना शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो, कॉपी ऑफ अग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी, अग्रीमेंट जो हुआ है बिटवीन द मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के बीच में वो अग्रीमेंट, राइट टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सॉरी बस ये तीन, ये दो इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात करी कि आपको सपोज अग्रीमेंट चाहिए हो या फिर डिबेंचर होल्डर्स के बारे में चाहिए हो, राइट ऑफ शेयर होल्डिंग चाहिए हो, इस सब टाइप के रजिस्टर्स या मिनट्स चाहिए जनरल मीटिंग के, तो जो वो वाले पॉइंट्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब फीस देके आप दे सकते हो। अगर फीस नहीं है तो आप कंपनी से मांगोगे तो कंपनी आपको दे देगी, पर आपका राइट है, आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये दो समझ में आ गए पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट है राइट टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स either personally or through proxy. तो right of meetings, right to attend meetings, ठीक, ये एक शेयर होल्डर का राइट है, उसको नोटिस तो मिलेगा ही मिलेगा कंपनी से, उसका राइट है कि वो मीटिंग अटेंड करे, अगर खुद अटेंड नहीं कर सकता किसी प्रॉक्सी के जरिए अटेंड करे, लेकिन उसका राइट है कि कंपनी के मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स वो अटेंड करे। ओके, फिर अदर राइट्स, फोर्थ कैटेगरी आती है अदर राइट्स की। इसमें क्या क्या आता है, मतलब ये वो राइट्स हैं जो इनके सिवा आपके पास हैं, आप चाहो तो इनको भी आप मांग सकते हो या इनको एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आपके शेयर होल्डर्स की राइट्स है और ये सेफ गार्डेड है। ठीक है, ये क्या राइट्स है? पहला, राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट एज अ टाइटल ऑफ द शेयर होल्डिंग्स, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी से जिसमें मेंशन होता है कि आपने बस इतने इतने शेयर इतने इतने वैल्यू के हैं। ठीक है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है कंपनी से। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, आप चाहो तो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। राइट टू रिसीव डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो शेयर होल्डर का राइट है कि उसको डिविडेंड मिले, ये बेसिक राइट्स है। राइट टू हैव राइट शेयर्स, टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, टू शेयर द सरप्लस असेट्स और वाइंडिंग अप, अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, अगर एक कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, फिनिश किया जाता है, तो उसके असेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें शेयर होल्डर का भी राइट है, उसको मिलेगा। Right to be exercised collectively in respect of making application to central government for investigation of the affairs of the company. अच्छा, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हो, उनमें से एक राइट शेयर होल्डर को भी दिया जाता है। इसमें और राइट्स भी है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं और बहुत बहुत तरीके के राइट्स है, पर यहाँ बात हो रही है कि कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन जाती है जब कंपनी को लगता है या जब शेयर होल्डर्स को लगता है कंपनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है या ऐसा कोई एक्ट करने जा रही है, भले किसी का अपॉइंटमेंट हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, कि कंपनी ऐसा कोई एक्शन करने जा रही है जिससे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैम्पर होंगे या कोई फ्रॉड होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है। ये राइट है शेयर होल्डर्स का कि वो कलेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, राइट टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर है राइट टू मेक एप्लीकेशन टू द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ बोर्ड फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगर शेयर होल्डर्स के साथ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट होता है तो किसको एप्लीकेशन जाती है? कंपनी लॉ बोर्ड को या ट्रिब्यूनल को, ये भी उसका राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट। नेक्स्ट, राइट टू नॉमिनेशन, राइट टू वोट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। वेरिएशन शेयर होल्डर राइट्स मतलब कि उसका कितना राइट है उस प्रपोर्शन के हिसाब से उसके राइट्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे अदर राइट्स। ओके, फिफ्थ आता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के केस में शेयर होल्डर की क्या राइट्स है?
वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सेम जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर आते हैं कि वो कंपनी लॉ बोर्ड या ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, हमारे साथ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। वही सेम चीज वाइंडिंग अप में आती है कि वही रूल्स और एप्लीकेशंस यहाँ पे भी लिख जाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर समझ गए अंडर कंपनीज एक्ट? 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले राइट टू रिसीव डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी कंपनी आपको देगी ही देगी। दूसरा आप मांगोगे तो मिल जाएगा। तीसरा आपके मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो। अदर राइट्स में कोई मिसलेनियस राइट्स सब तरीके के आते हैं। और पांचवा आता है वाइंडिंग अप। अच्छा, ये शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये जो है यूजुअली शॉर्ट नोट से पूछ सकते हैं ये लोग कि कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं, बताओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना, ये आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया ये? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक प्रमोटर की क्या डेफिनेशन है, प्रमोटर कौन होता है और उसको कैसे डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रमोटर की क्या डेफिनेशन है। पहला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस or is identified by the company in the annual return। पहला क्या है प्रमोटर की डेफिनेशन में? पहला कि या तो उसको प्रोस्पेक्टस में नेम किया गया है या फिर एनुअल रिटर्न में उसका नाम है, तो वो प्रमोटर मान लिया जाएगा, उसको डिक्लेयर किया गया कि ये प्रमोटर है। दूसरा, उसके पास कंट्रोल है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के मैनेजमेंट को इफेक्ट कर सकता है। उसके डिसीजंस कंपनी को इफेक्ट करते हैं, कंपनी के डिसीजंस उसके जरिए से चलते हैं, तो वो प्रमोटर हुआ, उसके पास उसको प्रमोटर मान लेंगे। थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस और डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड is accustomed to act। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करता है, जिसकी एडवाइस को मान के बोर्ड काम करता है, जिसके सजेशंस को मान के बोर्ड काम करता है, वो एक प्रमोटर मान लिया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये सब एक्शंस वो पर्सन कर रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में। अच्छा, प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब कि उसको इसके लिए सैलरी मिल रही है, उसने जो है कंपनी से वो बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के काम कर रहा है, उसको जो है उसके स्किल्स, उसके नॉलेज के बेसिस पे उस जगह पे रखा गया है, उसने या तो कंपनी में पैसा लगाया है, मतलब वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में है ना कि पर्सनल कैपेसिटी में। उसको इसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिल रहा है, इसलिए वो ये सारे काम कर रहा है। समझ गए? ये थी प्रमोटर की डेफिनेशन किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो 3 पॉइंट समझ गए? ओके, अब हम आते हैं सेबी के आईसीडीआर रूल्स के अंदर क्या डेफिनेशन है। तो अब हम आ रहे हैं सेबी के आईसीडीआर 2018 के अंदर प्रमोटर के क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? पहले आईसीडीआर क्या हुआ? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है? Who has been named as such in draft offer document or offer document is identified by the issuer in the annual return। यहां पे prospectus की जगह वर्ड आ जाता है offer document। या annual return। तो जिसका नाम या तो ऑफर डॉक्यूमेंट में या एनुअल रिटर्न में नाम है एज अ प्रमोटर, तो उसको प्रमोटर मान लेंगे। दूसरा, who has control over the affairs of the issuer directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise। ये सेम पॉइंट है कि कंट्रोल है, तो सेम है कि कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। थर्ड,
in accordance with whose advice, directions या instructions board is accustomed to act. थर्ड पॉइंट भी सेम है कि वो बोर्ड को एक्ट करने के लिए एडवाइस करता है, एक्ट करता है बोर्ड इसकी एडवाइस पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसमें क्या डिफरेंस था, बस यहाँ प्रोस्पेक्टस की जगह ऑफर डॉक्यूमेंट आ गया था वर्ड। ठीक है, तो ये थे CBICGR के अंदर, और यहां पे भी बोल रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी के बाद। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी की बात वो दोनों जगह पे कर रहा है, इधर भी और इधर भी, इन दोनों जगह कह रहा है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी की बात होगी तभी उसको प्रमोटर मान लिया जाएगा। तो प्रमोटर की डेफिनेशन समझ गए हम लोग, प्रमोटर की डेफिनेशन ICGR के अंदर और कंपनीज एक्ट के अंदर। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है ये डेफिनेशन आप सबको? ठीक है, यहां और यहां, बस डिफरेंस खाली है ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट आते हैं कि एक प्रमोटर ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो इंडिविजुअल प्रमोटर्स की बात थी, अब एक प्रमोटर ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हम लोग CBICGR के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स द प्रमोटर को तो इंक्लूड करेगा ही, साथ साथ एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, जैसे उसका स्पाउस, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर या चाइल्ड। कह रहा है कि प्रमोटर तो है ही है, उसमें उसका इमीडिएट रिलेटिव जैसे उसका स्पाउस, उसके माँ बाप, उसका बच्चे, ये सब, या बच्चों के स्पाउस, मतलब इमीडिएट रिलेटिव, ये भी उसमें आ जाएगा प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन में। थर्ड, इन केस ऑफ प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर प्रमोटर जो है कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तब कौन माना जाएगा? उसका सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी के केस में होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग के केस में सब्सिडियरी कंपनीज, ये भी उसके एक दूसरे के प्रमोटर्स माने जाएंगे। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द प्रमोटर होल्ड्स 20% or more equity share capital, या and body corporate which holds 20% or more equity share capital of the promoter, जिस केस में कंपनी के 20% इक्विटी शेयर कैपिटल जिस बंदे के पास है, जिस कंपनी के पास है, वो भी उस कंपनी के प्रमोटर के डेफिनेशन में आ जाएगा, वो भी उस कंपनी का प्रमोटर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज or combinations thereof acting in concern which hold 20% or more of the equity share capital. इसमें क्या कह रहा है? A body corporate in which a group of individuals या companies। पहली बारी में भी क्या बात हो रही थी? एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कोई इंडिविजुअल के पास 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है। दूसरी केस में एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या एक बॉडी कॉर्पोरेट का 20% या मोर है, तो वो पूरा कंपनी को भी हम प्रमोटर कंपनी मान लिया जाएगा। ठीक है, पहले बात हो रही है इंडिविजुअल की, दूसरी केस में बात हो रही है कंपनी की, एक बॉडी कॉर्पोरेट की। तो ये था बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। नेक्स्ट आता है इन केस अगर वो इंडिविजुअल है, तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच 20% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द प्रमोटर या इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, और HUF के केस में द प्रमोटर और एनी ऑफ द रिलेटिव इज अ मेंबर। अगर कोई प्रमोटर एक इंडिविजुअल है तो उसके केस में उसके जो इमीडिएट रिलेटिव हो, या अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, HUF है, उसका कोई भी मेंबर हो, वो भी प्रमोटर मान लिया जाएगा। तो इन सब केसेस में, या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें उस इंडिविजुअल का 20% या मोर शेयर है, वो भी, ये सब प्रमोटर के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, वो उस कंपनी का प्रमोटर मान लिया जाएगा। मतलब एक इंडिविजुअल है, तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं मिस्टर एक्स हूं, मिस्टर एक्स का इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में या होल्डिंग किसी कंपनी में 20% या मोर है, तो वो कंपनी भी प्रमोटर बन जाएगी। मेरा कोई भी रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव जो है, वो भी प्रमोटर बन जाएगा। मेरा जो है कोई रिलेटिव हो गया, कोई ग्रुप हो गया, उसके सिवा HUF के केस में कोई भी मेंबर, अगर मैं मिस्टर एक्स हूं और मैं एक HUF का पार्ट हूं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट हूं, तो उस HUF का कोई भी मेंबर वो भी प्रमोटर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे से रिलेटेड जो लोग हैं वो सब प्रमोटर की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड इन ए होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब कि अगर जो है 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल पे तो इंडिविजुअल के केस में, या फिर अगर कोई कंपनी में भी मेरे 20% या मोर शेयर्स है, तो कंपनी भी प्रमोटर की डेफिनेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट, एनी HUF
or firm in which aggregate share of the promoter and the relatives is equal to 20% or more of the capital. कोई HUF के केस में उसका होल्डिंग प्लस उसके किसी भी रिलेटिव का होल्डिंग, मतलब सब जितने भी मेंबर्स HUF के हैं जो उसके इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, उन सबका होल्डिंग मिला के अगर 20% ज्यादा हो जाता है तो वो HUF भी प्रमोटर बन जाएगा. ठीक है. All persons whose shareholding is aggregated under the heading shareholding of the promoter group. और भी कोई और केस में अगर उसको प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर लिया जाएगा या वो शेयर होल्डिंग उसकी है प्रमोटर ग्रुप में, उसको प्रमोटर मान लिया जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? समझ पाएगा प्रमोटर एक ग्रुप के केस में, मतलब अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने किसी कंपनी में पैसा लगाया है 20% या मोर उसकी शेयर होल्डिंग है, तो वो प्रमोटर बन जाएगा. मैं तो प्रमोटर हुई हूं, साथ में वो कंपनी भी प्रमोटर बन जाएगी. मेरा कोई इमीडिएट रिलेटिव है वो प्रमोटर बन जाएगा. अगर मैं कोई HUF का हिस्सा हूं, उस HUF में किसी मेंबर की होल्डिंग, सपोज मेरी तो सिर्फ खाली 10% होल्डिंग है, लेकिन मेरी बीवी की 10% होल्डिंग और है, तो हम दोनों का मिला के 20% बन गया, तो पूरा HUF भी प्रमोटर बन जाएगा. ठीक है, समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? ओके. तो ये थी प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन. अब आते हैं रोल्स या लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स क्या होती हैं, कि क्या लायबिलिटीज है प्रमोटर्स की, किस चीज में प्रमोटर्स अकाउंटेबल कर सकते हैं हम लोग, उनके ऊपर क्या क्या सेक्शंस लगते हैं पेनल्टीज के, ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो एक्ट मना करती है कि एक प्रमोटर को नहीं करने हैं. ठीक है, बात की जाए इनकी. ओके. पहला है ऑफिसर इन डिफॉल्ट. Thus, if a promoter in default is provision of the acts may be penalized with fine या punished by imprisonment. एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट, इसको हटा देते हैं. ओके, हम बात कर रहे हैं एक प्रमोटर की लायबिलिटीज या फिर उनके रोल के बारे में. पहली बात इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं लोग. ठीक है. अच्छा, इसमें हमारा पहला आता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट. मतलब एक कंपनी जो है वो प्रमोटर के कहने पे काम करती है. हमने पढ़ा कि अगर कोई बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ पर्सन, तो वो पर्सन बन जाता है प्रमोटर्स कंपनी का. मतलब एक प्रमोटर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे एक्ट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करे, राइट, उनके अकॉर्डिंग किसी बोर्ड को एडवाइस करे या इंस्ट्रक्शंस दे, राइट. अगर वो इसमें चूक जाता है, अगर वो इसको नहीं कर पाता है, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाएगा. ठीक है, उसके लिए उस पर फाइन और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है. ठीक है, तो यहां पॉइंट हुई ऑफिसर इन डिफॉल्ट की, मतलब उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो किसी को गलत एडवाइस कर देता है बोर्ड को, तो उसको जो है लायबल मान लिया जाएगा. ठीक है. इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, जब कंपनी फॉर्म हो रही थी, जो आपने जो प्रोस्पेक्टस बना था या जो कंपनी की गाइडलाइंस थी, अगर उनमें कुछ झूठ लिखा गया है कि कंपनी एक्चुअली कुछ और कर रही है, कर कुछ और, लिखा कुछ और है, हो कुछ और रहा है, किसी भी तरीके का झूठ लिखा गया है, तो प्रमोटर को लायबल मान लिया जाएगा. प्रमोटर्स शैल बी लायबल इफ दे फर्निश एनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है. थर्ड, फॉल्स या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, कि आपने प्रोस्पेक्टस में कोई इंफॉर्मेशन गलत लिखी है, आपने प्रोस्पेक्टस में कोई इंफॉर्मेशन गलत लिखी है, तो प्रमोटर्स ऑथराइज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इज सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लायबिलिटी. या तो वो अनट्रू है, मतलब सच नहीं है, या मिसलीडिंग है, वो ऐसे कोई बात लिख रहा है जिससे दिशा बदल जाती है, या फिर
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो पढ़ते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, उस प्रोस्पेक्टस को, तो उसको मिसलीडिंग बोलते हैं। इन ऐसे केस में प्रमोटर्स को लायबल मान लिया जाएगा। सिविल लायबिलिटी भी उन पे लग जाएगी and are required to pay compensation to every person who has sustained loss or damage because of such prospectus। उनको compensation देना पड़ जाएगा। इस केस में उनको compensation देना पड़ जाएगा उन सब पार्टीज को जो जो इफेक्ट हुए हैं इनके इस गलत प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्विटी कैपिटल को रेज करने में कोई कॉन्ट्रवेंशन हुई है तो। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, अगर वो इशू हुए हैं इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, then the company shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 3 lakh rupees। अगर अच्छा इस केस में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को का रेस करने में कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो इस केस में इन लोगों ने दो जगह बात करी है, पेनल्टी की, कंपनी के केस में और प्रमोटर के केस में। ठीक है, इक्विटी शेयर वाले केस में इन्होंने दो जगह बात करी है, कंपनी के केस में, एक प्रमोटर के केस में। प्रमोटर के केस में बोल रहे हैं कि उनपे 50,000 से या उससे ज्यादा और विच में एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीस का फाइन लगेगा। कंपनी फाइन कितने लगेगा? 50,000 से 3 लाख, 50,000 टू 3 लाख तक का फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर। ठीक है, और पर्सन के ऊपर क्या लगेगा? हु इज नोइंगली अ पार्ट टू द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइंड विद punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend up to 3 lakhs or both। फाइन तो सेम लगेगा इंडिविजुअल पे, सेम फाइन तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और फाइन और इम्प्रिजनमेंट और जेल कब तक हो सकती है उसको? ये हो सकती है उसको विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की जेल हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। समझ गए? इक्विटी शेयर रेज करने में अगर कोई गलती हुई है, कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो उस केस में कंपनी और प्रमोटर जो इंडिविजुअल है दोनों पे फाइन लगेगा। फाइन 50,000 से 3 लाख तक जा सकता है। यही सेम फाइन प्रमोटर पे भी लगेगा। उसके साथ साथ प्रमोटर को या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और बोथ दोनों चीजें हो सकती है, या तो सिर्फ फाइन लगे या सिर्फ जेल हो, या दोनों चीजें भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ये तो थे जनरल इक्विटी शेयर्स इशू करें। अगर शेयर्स इशू करें प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तो फिर इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट्स मनी, अगर इसके कॉन्ट्रवेंशन में, तो कंपनी, इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स shall be liable for a penalty which may extend to the amount raised to private placement or 2 crores whichever is lower, and the company shall also refund the money with interest to the subscribers within a period of 30 days of the order imposing the penalty। पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ये था। अब अगर आ जाते हैं कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर शेयर्स गलत तरीके से इशू हुए हैं, तो फिर कंपनी पे और उसके सारे डायरेक्टर्स पे और प्रमोटर्स पे आपकी पेनल्टी लग जाएगी। ये पेनल्टी कब तक होगी? ये पेनल्टी होगी
अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। आपने जो अमाउंट रेज करी है प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो आप पे पेनल्टी लगेगी अमाउंट रेज्ड और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। पहली बात तो ये आप पे लगेगी पेनल्टी। उसके बाद आपको एक तो ये मिलेगा एंड द कंपनी शैल रिफंड ऑल द मनीज विद इंटरेस्ट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर। और पहली चीज तो आप पे पेनल्टी लगेगी। दूसरी चीज आपको जो है विद इंटरेस्ट अमाउंट रिफंड करना है विद इंटरेस्ट। और ये अमाउंट कब तक रिफंड करना है? विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। इसको अच्छे से समझ लो। ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत पेनल्टीज डिस्कस हुई हैं, बहुत ज्यादा पेनल्टीज डिस्कस हो रही है इस चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस एस्पेक्ट में, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। इसमें दो चीजें हैं, एक है जनरल इक्विटी शेयर कैपिटल रेज किया है, एक रेज किया है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। जनरल के केस में कंपनी और प्रमोटर दोनों पे फाइन लगेगा, जो लगेगा 50 से 3 लाख, 50,000 से 3 लाख रुपए, और इम्प्रिजमेंट हो सकती है इंडिविजुअल केस में अप टू 3 इयर्स, इस पे दोनों भी लग सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट वाले केस पे कंपनी और प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स सबको जो है पेनल्टी लगेगी, कितनी अमाउंट जो रेज करी गई है या फिर 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। साथ साथ उनको अमाउंट जो रेज किया गया है वो रिफंड करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और कितने टाइम में? विद इन 30 डेज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जो बताएगा कि भैया ये पेनल्टी लग रही है आपको। ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे आपके इक्विटी शेयर को अगर आपने गलत रेज किया है और उसकी कॉन्ट्रीवेंशन हो रही है तो। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए इस चीज को आप लोग? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जो हमारा 5th पॉइंट है वो बात कर रहा है इम्प्रॉपर नोटिस। जो हमारा 5th पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्प्रॉपर नोटिस। किस चीज का? ऑफ जनरल मीटिंग। अगर आपने जनरल मीटिंग का कोई इम्प्रॉपर नोटिस इशू किया है तो आप पे फिर भी लायबिलिटी लग जाएगी। किस पे? प्रमोटर्स पे। क्या है? एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी हु इज इन डिफॉल्ट। एवरी प्रमोटर, मैनेजर, केएमपी जो जो डिफॉल्ट में है उन पे लगेगा विच में एक्सटेंड अप टू 50,000 और 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो भी आपको हुआ है विच एवर इज मोर। क्या क्या लगेगा? किसके से पेनल्टी है? 50,000 या फिर 5 टाइम्स जो आपको बेनिफिट मिला है विच एवर इज मोर। ये याद रखना, मोर वर्ड है यहां पे। समझ गए? किस पे लगेगी? पूरी कंपनी पे, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स सबको मिलकर क्या करना है? 50,000 से लेके 50,000 से लेके 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अक्रूइंग। आपको इनमें से जो भी मोर है वो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। समझ गए? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, कोऑपरेट विद ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ऑफिशियल कब अनाउंस, कब अपॉइंट होता है? वाइंडिंग अप के केस में। तो अगर आपका कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, आपने इससे कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आपने मतलब प्रमोटर ने या कंपनी ने या डायरेक्टर ने या केएमपी ने कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है किसी टॉपिक पे, या आपको ज्यादा बेनिफिट मिले बाकी को कम मिले, आपने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो आप पे फिर पेनल्टी लग जाएगी। ये पेनल्टी है इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड 50,000 या फिर बोथ। आप पे फाइन लग सकता है 50,000 का, इम्प्रिजमेंट आपको विच में एक्सटेंड अप टू 6 months, इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months या फिर बोथ, दोनों लग सकते हैं। ओके, आप पे या तो 50,000 का फाइन या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months या फिर बोथ। किस केस में? अगर आपने किसी ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कोई एडजस्टमेंट कर ली है, कोई सेटिंग कर ली है। ठीक है,
फिर आते हैं fraudulent conduct of business. Section 339 deals with matters related to liability for fraudulent conduct of business. At the time of winding up, if it is found that promoters conducted business of the company with the intent to defraud the creditors of the company or any other person or for any fraudulent purpose, the tribunal can hold the promoters personally liable without any limitation. किस केस में? अगर आपने fraudulent conduct of business किया है, हमारा 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगर आपने fraudulent कंडक्ट ऑफ बिजनेस किया है, जिसका मतलब या फिर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस किया है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी या फिर एनी अदर पर्सन फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस. यहां पे मेन वर्ड है फ्रॉडुलेंट. किसको फ्रॉड? या तो क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड या किसी और कंपनी के साथ फ्रॉड या किसी और एक्टिविटी में फ्रॉड. अगर आपने फ्रॉड किया है तो ट्रिब्यूनल के पास मैटर जाता है और ट्रिब्यूनल जो है आपकी पेनल्टी डिसाइड करेगी. फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस में या तो क्रेडिटर्स के फ्रॉड करने के लिए या फिर कंपनी कोई और फ्रॉड का काम कर रही थी, उस केस में ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि लायबिलिटी लगेगी या फिर where business carried with such an intent that every person who is knowingly carrying the business then shall be liable in the section. तो इस केस में ट्रिब्यूनल जो है आपकी लायबिलिटी डिसाइड करेगी और साथ साथ अगर आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है तो कंपनी तो लायबल होगी ही होगी, उसके साथ साथ एवरी ऑफिसर जो इसमें हिस्सेदार था इस एक्टिविटी को करने में, इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को करने में, वो भी लायबल होगा. तो दोनों पार्टीज लायबल होगी, कंपनी भी लायबल होगी, साथ में ऑफिसर भी लायबल होगा जो जो इसको फ्रॉड करने का हिस्सा कर रहे थे. जो फ्रॉड कर रहे थे वो सब लायबल हो जाएंगे. समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आगे बढ़े? ठीक है. वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. हमारा 8th पॉइंट कहां पे लिखते? ओके, हमारा 8th पॉइंट वेकेशन ऑफ ऑफिस. किसका? डायरेक्टर का. वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. इस केस में क्या होगा? बिसाइड्स द फर्स्ट डायरेक्टर्स, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जो फर्स्ट जब कंपनी फॉर्म होती है तब जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है. अगर डायरेक्टर रिजाइन करता है या फिर उसका ऑफिस विकेट हो जाता है तो प्रमोटर में अपॉइंट द रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. टिल द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. अगर वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाता है डायरेक्टर का अगर ऑफिस विकेट हो जाता है या फिर वो रिजाइन कर देता है तो कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर अपॉइंट करता है. कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर अपॉइंट करता है. उसकी जगह एक बंदा तब तक के लिए जब तक के नेक्स्ट जनरल मीटिंग नहीं हो जाएगी और वहां पे पूरे प्रोसीजर के साथ आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. पर इमीडिएटली उसी टाइम पे अपॉइंट करना जरूरी होता है, इसलिए वो काम कौन करता है? प्रमोटर करता है. ओके, समझ गए? तो ये थे सारे आपके प्रमोटर के रोल्स या लायबिलिटीज. पहला है ऑफिसर इन डिफॉल्ट. अगर आपने जो है कोई बोर्ड को गलत एडवाइस दी है तो आप डिफॉल्ट में हो. इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो सही नहीं है और आपने इसका जो इंटेंशन है कि आपने जानबूझ के इंफॉर्मेशन दी है तो आप भी तभी भी लायबल होते हो. प्रोस्पेक्टस में आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तब आप लायबल हो. इक्विटी शेयर कैपिटल आपने गलत तरीके से रेस करी है तब आप लायबल हो. आपने जो है इम्प्रॉपर नोटिस दिया है जनरल मीटिंग का, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो गलत है तब आप लायबल हो. आपने कोई भी ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, उसका कोई सेटिंग करी है तो आप लायबल हो. आपने कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस किया है या आपने इंटेंशन था आपका क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट करने का तो आप लायबल हो. या फिर लास्ट केस में जो रोल है वो है वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर का, कि सपोज अगर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विकेट हो जाता है तो इमीडिएटली उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स. तो कब तक के लिए? तब तक के लिए जब तक हमारी नेक्स्ट जनरल मीटिंग नहीं हेल्ड होती है. समझ गए ये सारे पॉइंट्स? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अलग अलग केसेस में जो पेनल्टीज दी हुई है अलग अलग केसेस में ये आपको याद करनी है, जरूरी है.
अगर एक शॉर्ट नोट आता है इसका लाइबिलिटीज या प्रमोटर्स का रोल बताइए, आपको सब लिखना है विद पेनल्टीज, ठीक है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं डेफिनेशन में, उसके बाद इसके रोल में, प्रमोटर समझ में आ गया आप सबको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इसको हटा देते हैं।